हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आ चुका हूं, जो कि बायोलॉजी से है। मैं पिछले क्लास भी ले चुका हूं, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। लगभग 1 से लेकर 25 तक मैं एमसीक्यू कराया हूं। और आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का 29 सितंबर को इसका एग्जाम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, एक बार वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लगभग मैं प्ले लिस्ट में 33 या 34 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग आराम से जाकर देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जब दो जीव साथ में रहें, एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो कहलाता है। तो आपको बताना है, जब दो जीव आपस में रहते हैं तो एक को लाभ होता है तथा दूसरा को कुछ लाभ नहीं होता है, वह कहलाता है पैरासिटिज्म, या आपका प्रीडेशन, या सिम्बियोसिस, या आपका कामेलिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका कामेलिज्म कहलाता है। जो कि एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को लाभ ना कुछ हानि होता है, उससे हम लोग कहते हैं कामेलिज्म, या आपका सहभोजिता, हिंदी में सहभोजिता कहते हैं। और पैरासिटिज्म, जैसे कि एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग पैरासिटिज्म कहते हैं। तथा इसका हिंदी नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। परजीविता, हाँ फ्रेंड्स, परजीविता कहते हैं, जो कि एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि। और आपका प्रीडेशन, जो कि भक्षण करने वाला को कहते हैं, जो कि एक जीव दूसरे जीव को भक्षण कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रीडेशन। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। तो आपको बताना है, भूमि का अपरदन को रोकथाम किस प्रकार किया जा सकता है। पूर्ण वन रोपण करके, या वनों का विनाश करके, या फसलों का प्रत्यावर्तन से, या चारागाह प्रबंध से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि पूर्ण वन रोपण करके हम लोग भूमि अपरदन यानी कि सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत था। आपको बताना है, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सा थ्योरी दिया था। योगात्मक की उत्तरजीविता, या प्रकृति चयनवाद, या आपका म्यूटेशन का वाद, या परिवर्तन का अपहरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश से परांगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, सॉरी फ्रेंड्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से उत्पन्न होने वाला गैस। तो आपको बताना है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उत्पन्न होने वाला कौन सा गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, या ओजोन, या आपका सल्फर डाइऑक्साइड, या फ्लोराइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका ओजन 3 सूर्य के प्रकाश के परांगनी विकिरण से, या आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजन गैस उत्पन्न होता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन का पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधा है। तो आपको बताना है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम में हरा पौधा है, क्या है आपको बताना है। उत्पादक है, या उपभोक्ता है, या आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या अब घटक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, मूल उत्पादक है, या मूल उपभोक्ता है, या अब घटक है, या उत्पादक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका उत्पादक है। वन का पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। तो चलो आपको डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि वन का हम लोग इकोसिस्टम देख रहे हैं, तो सबसे छोटे आते हैं आपका उत्पादक, और सबसे लास्ट में आता है आपका अब घटक, जो कि भूमि में फिर से वह पुनः आ जाते हैं। तो देखते हैं वन का, जैसे हो गया ये हरे पेड़ पौधे घास, जो कि यह उत्पादक हुए, और प्राथमिक उत्पादक ये हुए। तो फ्रेंड्स, उत्पादक हुए और प्राथमिक उत्पादक, जैसे कि भेड़, बकरी, हिरण, ये सब। और तृतीयक उपभोक्ता शेर। और अब घटक होगा आपका जैसे कि मशरूम, शैवाल, कवक, ये सब आपका घटक हो गए। फिर से ये पुनर्चक्रण होकर पृथ्वी में फिर मिल जाते हैं। इकोसिस्टम इस प्रकार होते हैं। उत्पादक होता है, फिर आपका छोटे उत्पादक होता है, फिर उत्पादक को आपका उपभोक्ता खाता है, फिर उपभोक्ता को फिर बड़े उपभोक्ता खाता है, फिर बड़े उपभोक्ता का अपघटन होता है, फिर वह मशरूम, शैवाल, कवक और इत्यादि बनता है। इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, जो कि यह एक चेन सिस्टम का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव तथा वातावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो आपको बताना है, जीव और वातावरण के संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। इकोतंत्र, या इकोलॉजी, या आइटोलॉजी, या आपका सिंसियोलॉजी। सो फ्रेंड्स,
सिनकइरोलॉजी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि इकोलॉजी कहलाता है, जो कि जीव का वातावरण पारस्परिक संबंध आपका इकोलॉजी कहलाता है। आपको मैं इकोतंत्र सबसे पहले मैं बताता हूँ इकोतंत्र जो कि यह पूरा पृथ्वी, ये पूरा ब्राह्मण है इकोतंत्र फ्रेंड्स, जो कि इकोतंत्र यानी कि पूरे पृथ्वी हो गए, आकाश बादल पेड़ पौधे सभी इकोतंत्र के अंदर आते हैं। और इकोलॉजी जो कि हम लोग वातावरण तथा पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। और आपका आइटोलॉजी जो कि एक विशेष प्रजाति का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आइटोलॉजी। और सीनियोलॉजी वह होता है जो कि एक विशेष क्षेत्र में सभी जीव का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग साइनोकोलॉजी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलो देखते हैं अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जीवन में यानी कौन से युग में कोई जीव नहीं था? मीजोजोइक काल में या एजोइक काल में या कैब्रियन में या पेलिजोइक में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि एजोइक काल में कोई भी जीव नहीं थे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्परिवर्तन प्रस्तुत किया था या म्यूटेशन का थ्योरी दिया था? आपको बताना है डार्विन ने दिया था या मेंडल ने दिया था या आपका लेमार्क में दिया था या आपका डी व्रीज ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि डी व्रीज ने आपका म्यूटेशन का थ्योरी दिया था, उत्परिवर्तन को प्रस्तुत किए थे। और मेंडल जो कि इसका कुछ डाउट लग रहा है, रुक हाँ फ्रेंड्स, मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और डार्विन ने आपका प्रकृति का डार्विनवाद दिया था, इसको याद रखना है। और अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइक्रोन होता है, तो आपको बताना है 1 से 1000 मिमी या 1 से 100 मिमी या 1 से 10 मिमी या 1 से 10,000 मिमी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि 1 से 10,000 मिमी को हम लोग 1 माइक्रोन कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्परिवर्तन का कारण, तो आपको बताना है उत्परिवर्तन में क्या क्या कारण होता है? क्रोमोसोम में परिवर्तन या जीन में परिवर्तन या डीएनए में परिवर्तन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा जो कि म्यूटेशन में आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये सभी परिवर्तन होगा। अगर आपका म्यूटेशन हो गया है तो क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, ये सभी इसका सही आंसर होगा। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेंथियोलॉजी अध्ययन है, तो आपको बताना है पेंथियोलॉजी अध्ययन है, इसमें से पेंथियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है पक्षियों का या अस्थियों का या प्राइमेट्स का या जीवाश्म का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि जीवाश्म का अध्ययन को हम लोग पेंथियोलॉजी कहते हैं। वो जो कि यह एक इंग्लिश नाम है पेंथियोलॉजी, वैज्ञानिक नाम, जो कि पेंथियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और आपका पक्षियों का अध्ययन में आपका रुको फ्रेंड्स, पक्षियों का अध्ययन आपका आर्थिनोलॉजी कहलाता है और आपका अस्थियोलॉजी कहलाता है, इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ? तो आपको बताना है जीवन की उत्पत्ति कौन सा महाकल्प में हुआ था? प्रीकैम्ब्रियन या प्रोटोजोइक या मीजोजोइक या सीनोजोइक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि प्रीकैम्बियम काल में महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुआ था। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे, तो आपको बताना है आधुनिक मानव के पूर्वज जावा मानव या पकिंग मानव या आपका क्रोमगन मानव या आपका नींडरथल मानव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि आपका क्रोमेगन मानव था, जो कि आधुनिक मानव का अभिनव पूर्वज। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो आपको बताना है मानव की उत्पत्ति कौन से युग में हुआ? प्लेस्टोसन या मायोसिन या प्लेओसिन या आपका ओयोलिमिसिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि प्लेओसिन युग में मानव की उत्पत्ति हुआ था। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? तो आपको बताना है चट्टान में सबसे पहले चित्रकारी कौन किए थे? किग्रेग नाव मानव या जावा मानव या पिकिंग मानव या नियंडरथल मानव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि आपका किग्रेग नान मानव ने चट्टान पर चित्रकारी कला प्रदर्शन किए थे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये अति इंपॉर्टेंस है, तो आपको याद रखना है
बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? तो आपको बताना है जो कि बचाव और भोजन पकाने के लिए सबसे पहले कौन से मानव उपयोग किए थे? पहला है नियंत्रण मानव या क्रोमगन मानव या जावा मानव या पिकिंग मानव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि जावा मानव ने भोजन को पकाने के लिए आग का उपयोग किए थे और मांस को पकाने के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए जावा मानव ने अग्नि का सर्वप्रथम यूज किए थे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव का विकास कहाँ हुआ था? मध्य अफ्रीका या मध्य एशिया या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि मध्य एशिया में मानव का विकास हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। अब अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या जिंक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि आपका लोहा हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है और आपका कैल्शियम ये भी उपस्थित होता है, लेकिन इसका अलग कार्य होता है। कैल्शियम का कार्य होता है या इसका कार्य होता है पेशी तंत्र का सिकुड़न सिकुड़न को रोकना, और मैग्नीशियम जो कि सॉरी फ्रेंड्स सॉरी यार सॉरी तो फ्रेंड्स मैं कंफ्यूज हो गया था और एक बार देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम या लोहा या जिंक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि आपका लोहा उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित होते हैं और आपका कैल्शियम जो कि पौधे में श्वसन का कार्य करते हैं, श्वसन का आदान करते हैं कैल्शियम, और मैग्नीशियम जो कि यह पेशी तंत्र में रोग मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र में आपका रोग उत्पन्न होता है मैग्नीशियम की कमी से, और जिंक आपका जो कि यह इंसुलिन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले क्लास में आपका आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो देखते हैं कितना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी 48 हुआ है। गुणसूत्र पर जीन में उपस्थित क्रम होता है। तो आपको बताना है गुणसूत्र पर जीन की उपस्थित क्रम किस प्रकार के होते हैं? गोलाकार या कुंडलीकार या आपका रेखाकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि रेखाकार उपस्थित होते हैं गुणसूत्र पर। जीन की उपस्थित क्रम आपका लाइनर होता है, रेखाकार। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो आपको बताना है ए बी की रुधिर वर्ग कौन सा व्यक्ति वाला ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है? ए को, बी को या ए बी को या ओ को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि ए बी को। ए बी रुधिर वाला व्यक्ति ए बी वाला ग्रुप वाले को ही दे सकते हैं, और यह ए बी ऐसा वर्ग होता है जो कि ए बी प्लस वाले ये सभी ग्रुप वाले के रक्त को ले सकते हैं, और आपका सबसे अधिक ओ ग्रुप वाला सभी को रक्त दे सकता है। ये भी आपको याद रखना फ्रेंड्स। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट वाला। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब या आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा है तो, या आप लोग कहीं पे थ्योरी पढ़ के आए और मेरे पास एमसीक्यू दिए फ्रेंड्स, या मैं आप बोले तो मैं भी थ्योरी क्लास स्टार्ट कर दूं, लेकिन मेरे पास मोबाइल है जिसके कारण से मैं एमसीक्यू कराता हूँ। एमसीक्यू बना के निम्नलिखित में लिंग संगतता रोग है। तो आपको बताना है जो कि सेक्स लिंकेड रोग है, क्षय रोग या धनुर्जांगता या वंध्यता या निकट दृष्टि दोष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि वंध्यता, जो कि कलर ब्लाइंडनेस, जो कि यह रंग को पहचानने में इनको दिक्कत होता है, जो कि एक प्रकार की सेक्स लिंकेड रोग है। और आपका निकट दृष्टि दोष या ऐसा रोग है जो कि यह पास के वस्तु को आराम से देख सकता है और दूर की वस्तु को यह नहीं देख सकता, इसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और क्षय रोग जो कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी रोग या क्षय रोग जो कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। अब आज के लिए इतने फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए।